एवरीवन, दिस इज आयुषी और आज हम क्लास 12 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में टोटल 9 चैप्टर्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब होता है कि जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब जो भी मानसिक चीजें होती हैं हर इंसान में, वो अलग अलग इंसानों के रूप में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से दिखाई पड़ती हैं। मतलब जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं या साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो हर इंसान में सेम नहीं होते हैं। हर इंसान में वो अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। तो ये अलग होने का क्या कारण है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हर इंसान के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में अंतर क्यों होता है, ये इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर हम ये जानेंगे कि हम वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को असेस कैसे कर सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं, या उसके क्या क्या टेस्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हम इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस को हिंदी में बुद्धि कहा जाता है। तो इंटेलिजेंस की थ्योरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि इंटेलिजेंस या बुद्धि हर एक इंसान में अलग अलग प्रकार की क्यों होती है, इसका क्या कारण है। फिर हम इसमें ये भी जानेंगे कि कल्चर यानी कि हमारे आसपास का वातावरण या हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसका इंटेलिजेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसका मतलब होता है हम अपने व्यवहारों को या हम अपनी भावनाओं को कितना अच्छे से समझ सकते हैं, या हम दूसरों की भावनाओं को कितना अच्छे से समझ सकते हैं और उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में क्या-क्या बदलाव लाते हैं। जिस इंसान का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, वो जरूरी नहीं है हमेशा जिंदगी में सक्सेसफुल रहे। लेकिन जिस इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है, वो अक्सर कर जिंदगी में सक्सेसफुल होता है क्योंकि वो अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ पाता है। फिर हम स्पेशल एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कुछ ही लोगों में पाई जाती है, वो बहुत ही स्पेशल होती है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है जब हम किसी नई चीज के बारे में सोचते हैं या उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी यदि नई चीज के बारे में हम सोचते हैं तो उसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2 जो सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करता है। सेल्फ मतलब हम स्वयं के बारे में बातें करेंगे। पर्सनालिटी माने हमारे व्यक्तित्व कैसा है, हमारे व्यक्तित्व में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, हर मनुष्य का व्यक्तित्व अलग क्यों होता है, और व्यक्तित्व के कुछ कैरेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर के मेन हाइलाइट्स होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सेल्फ के बारे में यानी स्वयं के बारे में। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ में हम ये जानेंगे कि हमारे दिमाग या हमारे व्यवहार का हमारे स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम ये जानेंगे कि हमारे कल्चर का हमारे स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर हम व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी को पढ़ने के लिए कई तरह की थ्योरीज या अप्रोचेस दिए गए हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। ये सारे अप्रोचेस हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या-क्या तरीके होते हैं जिससे हम अपने अस्तित्व के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। वो कई तरीके हैं जैसे सेल्फ रिपोर्ट मेजर जिसमें हम खुद के बारे में टेस्ट फिलअप करते हैं और अपनी भावनाओं को स्वयं से जानते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है जिसमें हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमको पता नहीं होता कि हम टेस्ट दे रहे हैं, पर जो साइकोलॉजिस्ट हमारे ऊपर टेस्ट कंडक्ट करता है वो उस टेस्ट के माध्यम से ये पता करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। बिहेवियरल एनालिसिस में हम ये जानते हैं कि हमारा जो बर्ताव होता है लोगों के तरफ, उस बर्ताव से हमारे व्यक्तित्व की क्या-क्या चीजें बाहर आती हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम अपनी व्यक्तित्व के बारे में चीजें समझ सकते हैं। चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस बहुत ही इजी चैप्टर है बट ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आमतौर की जिंदगी में हम सब लोग स्ट्रेस का सामना करते हैं।
हम बहुत परेशान रहते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं या हमारी ज़िंदगी में कभी-कभी बहुत ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं जिसकी वज़ह से हम परेशान हो जाते हैं और हमारे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वो जो स्ट्रेस होते हैं, जो हमारे ऊपर जो तकलीफ़ें आती हैं, वो किन-किन वजहों की वज़ह से आती है, वो किन-किन चीज़ों की वज़ह से आती है, उनके सोर्सेज़ क्या हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रेस होता है, ये हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ या हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, इसका क्या बुरा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, वो इस चैप्टर में हम जानेंगे। फिर हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि हम उस स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और उसको कम कैसे कर सकते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकें। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग जिसमें हम जानेंगे कि हम अपनी सेहत को अच्छा कैसे बनाएं और अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें। नेक्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि मानसिक बीमारियां या मानसिक विकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजी आगे परस्यू करना है या आगे पढ़ना है उसके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। एबनॉर्मैलिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारी सोसाइटी, हमारे समाज या हमारे कल्चर के अगेंस्ट होती हैं, विपरीत होती हैं। जैसे कि जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं, यानी सुबह उठना, सोना, खाना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन सब से एकदम अलग हट के होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो एकदम शांत एक कोने में हमेशा बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, ना किसी से इंटरैक्ट करता है, तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसके बाद हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी मानसिक विकार के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं मतलब जो अलग तरह के हमारे व्यवहार होते हैं, जो नॉर्मल से विपरीत होते हैं, वो किस-किस चीज़ों की वजह से होते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या हमारे आमतौर की ज़िंदगी में जीने में मुश्किलें लाते हैं। जैसे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर यानी कि बहुत ज़्यादा घबराहट होना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं या कुछ चीज़ों को करने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि फिर हमारी ज़िंदगी अच्छे से जी नहीं पाते हैं। ट्रॉमा यानी हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कठिनाई आई हो, उसकी वजह से जो मानसिक विकार उत्पन्न होता है, वो भी इसमें पढ़ेंगे हम। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर मतलब जो सच्चाई या रियलिटी से लोग हट जाते हैं, वो अपनी ही दुनिया में जीते हैं, उसे हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर पढ़ेंगे। डिप्रेशन आजकल का बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, जो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में पाया जाता है। उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि जो 2 तरह की हमारी भावनाएँ होती हैं, कभी-कभी इंसान बहुत खुश हो जाता है, कभी-कभी इंसान बहुत दुखी हो जाता है। और ये जो खुशी या दुःख का जो समय होता है, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। हमें पता नहीं चलता कि वो इंसान कब खुश रहेगा या कब दुखी रहेगा। और इसकी वजह से उसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में हम ये जानेंगे कि जब हमारा ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या-क्या चीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल, ईटिंग डिसऑर्डर्स और सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, वो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस जो कि चैप्टर 4 में हमने मानसिक विकार के बारे में पढ़ा यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है हम उसको सही कैसे कर सकते हैं ताकि जो जिन लोगों को वो बीमारी होती है वो अपनी जिंदगी आसानी से जी सके। तो इस चैप्टर में हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अलग-अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं क्योंकि जैसे कि डिसऑर्डर्स बहुत अलग-अलग होते हैं, हर डिसऑर्डर की अपनी अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी वजह से अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट्स हर डिसऑर्डर के लिए बने हुए हैं। तो इस चैप्टर में हम कई प्रकार की थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ये सारी मेंशन्ड है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो एक मानसिक बीमार व्यक्ति है, वो ठीक होने के बाद हम उसकी ज़िंदगी को नॉर्मल कैसे बना सकते हैं
वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो बर्ताव होता है लोगों के प्रति वो कैसा होता है और हमारे समाज में वो क्या-क्या पाया जाता है। सोशल बिहेवियर यानी कि हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा होता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे जो व्यवहार है दूसरों के प्रति वो कैसे होते हैं, उनके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ये एटीट्यूड होता है वो क्यों बनता है और क्यों बदलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कि हम कुछ ग्रुप्स को क्यों बुरा मानते हैं या उनको क्यों हमेशा नीचे स्तर पे रखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम इन प्रेजुडिसेस को कैसे कम कर सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी और उन लोग की ज़िंदगी भी आसान हो जाए। सोशल कॉग्निशन के बारे में हम पढ़ेंगे यानी समाज के बारे में हमारे क्या विचार होते हैं, वो कैसे बदलते हैं और उनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्रेशन फॉर्मेशन मतलब हम दूसरों के लिए अपने दिमाग में कैसे विचार बनाते हैं। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हम दूसरों के व्यवहारों को क्या-क्या कॉजेज़ एट्रिब्यूट करते हैं, यानी कि जो कोई दूसरा हमसे जिस प्रकार का व्यवहार करता है, हम उसको बोलते हैं कि इसने इस वजह से ये बर्ताव किया होगा। तो हम जो बोलते हैं कि इस वजह से ये बर्ताव हुआ है, उसका मतलब है कि हम दूसरों के बर्तावों को कॉजेज़ असाइन कर रहे हैं, जिसका फॉर्मल नेम होता है एट्रिब्यूशन। इस चैप्टर में हम वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि हमारा जो व्यवहार व्यवहार होता है, वो दूसरों के प्रेज़ेंस में कैसे बदलता है। प्रो सोशल बिहेवियर में हम पढ़ेंगे कि हम कितना दूसरों की मदद करते हैं और मदद करने का जो व्यवहार है, वो किन चीज़ों से अफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे व्यवहार के ऊपर समाज का क्या अस्तित्व होता है, हम समाज हमारे व्यवहारों को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। ग्रुप प्रोसेसेस में हम पढ़ेंगे कि कोई भी ग्रुप जब बनता है या कोई भी हम किसी भी ग्रुप के मेंबर होते हैं, तो हम उस ग्रुप में कैसे बर्ताव करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स कि ग्रुप्स कैसे बनते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप का एक आम आदमी की परफॉर्मेंस पे क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। फिर कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ग्रुप में हम देखते हैं कि हम ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के प्रति कैसा बर्ताव करते हैं और उनके आइडियाज़ को कैसे मानते हैं। कोऑपरेशन में हम जानेंगे कि हम ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसे अच्छे से बर्ताव करते हैं। कंपटीशन में हम ये पढ़ेंगे कि हम दूसरों के साथ कैसे कॉम्पिटिट करते हैं और सोशल आइडेंटिटी में हम ये जानेंगे कि समाज में हमारा क्या अस्तित्व है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में जैसे 2 ग्रुप्स हैं, 2 तरह के ग्रुप्स में क्या-क्या चीज़ों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं या क्या-क्या चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन टेक्निक्स में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंटर ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 जिसमें हम साइकोलॉजी एंड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो वातावरण है और हम जो इंसान हैं, उन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है। फिर हम ये भी जानेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर यानी कि इंसान के व्यवहार पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। या जो इंसान होता है वो अपनी चीज़ों की वज़ह से, वो अपनी एक्टिविटीज़ की वज़ह से वातावरण को कैसे प्रभावित करता है। इसमें हम पढ़ेंगे नॉइज़ यानी कि शोरगुल, पॉल्यूशन या क्राउडिंग जो कि बहुत लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे क्राउडिंग कहते हैं। या नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ। इन सब चीज़ों का हमारे व्यवहार पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर यानी कि वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए या वातावरण के प्रति हमारा जो अच्छा बर्ताव होता है, वो कैसे बढ़ता है। सोशल कंसर्न्स एंड साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी और सामाजिक प्रॉब्लम्स में क्या-क्या चीज़ें कॉमन होती हैं और साइकोलॉजी सामाजिक चीज़ों को कैसे अफ़ेक्ट करता है। जैसे पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अग्रेशन यानी गुस्सा, वायलेंस यानी मारपीट, पीस यानी शांति, हेल्थ यानी कि सेहत, इम्पैक्ट ऑफ टेलीविज़न ऑन बिहेवियर मतलब हमारे व्यवहार में टीवी का क्या प्रभाव पड़ता है। आजकल तो
टीवी या सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा सबकी ज़िंदगी में कॉमन हो गया है। तो इन सब चीज़ों का हमारे व्यवहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इस चैप्टर में हम जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स। यदि आपको एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनना है या आपको साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना है, तो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जनरल स्किल्स मतलब जो कॉमन चीज़ें इंसान में पाई जानी चाहिए एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, वो हम जनरल स्किल्स में पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स ये होती है कि हम दूसरों को कितने अच्छे से देख सकते हैं, उनके बर्ताव को कैसे कितने अच्छे से समझ सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होती हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट में बहुत ज़रूरी होती है। इंटरव्यूइंग स्किल्स मतलब हम दूसरों से कितने अच्छे से बात कर सकते हैं, दूसरों से हम कितने अच्छे से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। काउंसलिंग स्किल्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एक साइकोलॉजिस्ट को अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट जो दूसरे मनुष्य हैं, उनके जो मेंटल हेल्थ है, वो उसको कैसे अच्छा बना सकता है, उनको कैसे काउंसल कर सकता है। तो टोटल ये 9 चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 12 के एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में कवर करेंगे। ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए जो बहुत एजुकेशनल है और आपकी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।